मैम लेकिन हमने कलयुग में बहुत सुना है राहु राहु राहु। जो कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो भी देवताओं के साथ और उन्होंने अपना स्वरूप चेंज कर लिया था, तो उनका नाम था। तो मैम ऐसा क्या स्विच हुआ कि एमबीए आप सिम्बायसिस से हो एंड लाइक फेमस रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और एमबीए से सीधा लाइक आपने एस्ट्रोलॉजी क्यों चूज करी? मेरा कोई डाउनफॉल था। फिर उस समय मैंने मेरे फादर की इतनी बड़ी जो मेरे साथ में ब्लेस्ड हूँ मैं, उन चीज़ों को मैंने अपने साथ में देखा। तो मैम मैं अगर आपसे पूछूं कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है बेसिक वर्ड में? इसको वेदों के 6 अंग होते हैं, उसमें से इसके वेदों की ये नेत्र कहलाए। लोग एस्ट्रोलॉजी में इतना मानते नहीं है। अगर ऐसा सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से सब कुछ पता चलता होता तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वही अपना लाइफ बदल सकते थे। तो मैम कुंडली देखते वक्त आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ क्या होती है? तो हमारी पत्रिका में भी हम ही इम्पोर्टेंस है और वो होता है हमारा लग्न। तो किसी को बहुत बुरे सपने आ रहे हैं बहुत काफ़ी टाइम से, हमारी जो दुर्गा सप्तशती है उसमें आप बस वो करिए। तो मैम अगर किसी को अपना राहु स्ट्रॉन्ग करना हो, जैसे किसी को खूब पैसा बनाना है और कलयुग में राज करना है, तो उसके राहु स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो किसी को अपना राहु स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आप एक क्या रेमेडी बताएंगे? तो राहु को खुश करने की सबसे अच्छी रेमेडी है, आप अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। मैम अगर किसी को बार बार सपने में नाग देवता आ रहे हैं तो ये क्या किसी चीज़ का इंडिकेशन है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर किसी को लाइफ में जनरली बहुत हेल्थ इश्यूज हैं, मतलब अपनी हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई एक चीज़ ठीक होती है दूसरी चीज़ आ जाती है, तो इसकी कोई जनरल रेमेडी आप सजेस्ट? एक मंत्र है ओम, ये सरस्वती जी का मंत्र है। किसी का नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम हो तो उसकी तो कोई रेमेडी भी नहीं है। हर हर महादेव मैम, स्वागत है आपका धार्मिक देव में। इससे पहले कि हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे ऑडियंस को आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। बम बम भोले, थैंक यू। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि माय नेम इज़ मिसेस विशाखा पुनवानी। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इंदौर में और मैं वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ और इसके साथ साथ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी स्पेशलाइजेशन मेरा है काफ़ी अच्छा। एस्ट्रोलॉजी मेरे फादर जो कि इंदौर के जाने माने इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, मिस्टर एस बी कुमारा, वो मेरे गुरु रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी मैंने बचपन से सीखी हुई है जी। बेसिकली। प्रैक्टिस में मैं इसके स्पेशली 15 से अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स हो गए हैं। हम्म। और अगर मेरा मतलब बैकग्राउंड देखें तो मैं लोकलाइट हूँ इंदौर की ही। और मतलब मेरा एजुकेशन जो है, मैं एमबीए फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी सिम्बायसिस से हूँ। वाह। तो तो मैम ऐसा क्या स्विच हुआ कि एमबीए आप सिम्बायसिस से हो एंड लाइक फेमस रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और एमबीए से सीधा लाइक आपने एस्ट्रोलॉजी क्यों चूज करी? एमबीए से सीधा मैं नहीं आई क्योंकि मैं प्रोफेशनल भी रही हूँ एमएनसीज ओके। में। ओके। पर फिर उसके बाद 2010-8 के आसपास मैंने फिर जॉब छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि पहले आप खुद उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करके उसका जो प्रॉफिट या उसका भी जो नुकसान फ़ायदा देखेंगे तो ही आप किसी को कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। तो कुछ ईश्वर के जो बनाए हुए नियम हैं, सबको प्रॉब्लम्स आती है, वो अप्स एंड डाउन सबके रहते हैं। मेरा कोई डाउनफॉल था। फिर उस समय मैंने मेरे फादर की इतनी बड़ी जो मेरे साथ में ब्लेस्ड हूँ मैं, उन चीज़ों को मैंने अपने साथ में देखा, करा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक प्रॉब्लम से इतनी जूझ रही थी और मुझे इतना फ़ायदा हुआ है, तो क्यों ना मैं फिर से लोगों से कनेक्ट हूँ, जो मेरे फादर इतने 50 साल की प्रैक्टिस में करते आए और वो कहीं से कहाँ पहुँचे लोग। ना सिर्फ मनी वाइज, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज और सोशल जो है कनेक्टिविटी और बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उसमें एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा रोल अदा करती है यदि हम प्रॉपर व्यक्ति से जी। जुड़ते हैं। तो फिर मैंने फिर इस प्रोफेशन को अपनाना बेहतर समझा बजाय किसी और तो प्रोफेशन। मैम मैं अगर आपसे पूछूं कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है बेसिक वर्ड में एंड ये हमारी लाइफ को समझने में कैसे हमारी हेल्प करती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से आपके शरीर के ऊपर ही बनी हुई चीज़ है, एक तरह से कहने के लिए नहीं है, शास्त्र है प्रॉपर ये। और इसको वेदों के 6 अंग होते हैं, उसमें से इसके वेदों की ये नेत्र कहलाए हैं, जिसके आधार पर हम हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में जो हमारी जन्म पत्रिका होती है, वो काल पुरुष की जन्म पत्रिका, जिसमें जो हमारे सिर से लेके टोस तक सारी बॉडी पार्ट्स पे बना हुआ है
और वो हमारे सारे जीवन के हर उद्देश्य, हर तकलीफ, हर चीज़ से बनी हुई चीज़ है। और उसी के थ्रू हम अगर सॉल्यूशंस देखते हैं या प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल बहुत अच्छे मायने में हो सकती है। तो मैम क्या एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है या सिर्फ पॉसिबिलिटीज और पैटर्न्स बताती है हमें? बिल्कुल फ्यूचर प्रेडिक्शन में एस्ट्रोलॉजी के सटीक जाते हैं कई बार तो। और बिल्कुल जो पीरियड्स आपके साथ शेयर करेंगे कोई एस्ट्रोलॉजर कि आपका भविष्य में इस समय आपका राइज है, इस समय आपका डाउनफॉल है, इस समय आपके हेल्थ इश्यूज हैं, या अभी प्रेजेंटली भी आप क्या देख रहे हैं, नॉट ओनली फ्यूचर, इट इज़ बेसिकली टेलिंग एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ, चाहे फिर वो आपका भूत भविष्य वर्तमान जो भी हो। प्रेडिक्शन स्ट्रांग रहते हैं, और यदि आप वो उस पे आप बिलीव करते हैं और आप उसके सॉल्यूशंस पे जाते हैं, तो आपको राहत भी उतनी ही अच्छी मिलती है। ओके। तो मैम क्या जो हमारी डेस्टिनी है ये क्या फिक्स्ड होती है, या जो आपके कर्मा हो गए या आपके डिसीजंस हो गए, लाइफ डिसीजंस हो गए, इनसे चीज़ें बदलती हैं? देखिए, डेस्टिनी पक्के में फिक्स्ड होती है। आपकी जो जन्म पत्रिका है वो आपके पिछले कर्मों का एक पूरा चार्ट है, लेखा जोखा है। उसमें अगर आपने सब अच्छा किया है, पुण्य किए हैं, तो उसमें आपके लिए जो आपकी लाइफ में अभी जो अच्छा हो रहा है वह उसका फल है। और उसमें आपने कुछ बुरा किया है और आप जो आज फेस कर रहे हैं, वो आपके लिए उसके कर्मों का आधार है। लेकिन यस, आपके कर्मा, प्रभु ने एक ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली हमको एक मदद दी है कि यदि आप अपना कर्म ठीक कर लेते हैं, तो उससे आपकी डेस्टिनी चेंज हो सकती है। और आपकी जो पत्रिका में दोष हैं, जो आपके लिए तकलीफ हैं, उससे आपको बच सकते हैं, आप अच्छा करके बच सकते हैं आप। ओके। हुँ। मैम हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं आजकल जेनज़ीज़ में, आज के यूथ में लोग एस्ट्रोलॉजी में इतना मानते नहीं हैं। मतलब उन लोग का थॉट प्रोसेस ये है कि अगर ऐसा सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से ही सब कुछ पता चलता होता, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ही अपना लाइफ बदल सकते थे। या अगर आप इंडिया के बाहर जाओ, तो इंडिया के बाहर ये एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं काम करती? ये सारे प्लैनेट्स अलग क्यों हो जाते हैं? मतलब बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, एक तो पश्चिमी बात करी जाए वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वहाँ भी एस्ट्रोलॉजी है। हुँ। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो पूरा बेस्ड है हमारी एस्ट्रोलॉजी के कहीं न कहीं। और ऐसा आजकल बल्कि उल्टा हो गया कि जेन ज़ी जो है, वो ज़्यादा बिलीव करने लग गए हैं। हुँ। वो धार्मिक भी हो गए हैं। बहुत जगह मैंने देखा है कि जो हम लोग की जो जनरेशन थी, वो इतनी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, जितना एस्ट्रोलॉजी में आजकल जनरेशन्स जो नई चल रही है, वो मानती है। और ऐसा नहीं है, पश्चिमी सभ्यता हो या हमारी पूर्वी सभ्यता हो, जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं वो वही हैं, हमारा जो ब्रह्मांड है वो भी वही है, और वो उनको भी उसी तरह प्रभावित कर रहा है। बात सिर्फ ज्ञान की है कि हम इस बात में बहुत लकी हैं कि हमारे पास ज्योतिषीय ज्ञान है। हम खगोलीय घटनाओं की जानकारी रखते हैं और उसके आधार पर अपना सॉल्यूशन ढूँढ लेते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत लोग हैं, हमारे भी कई ग्राहक हैं ऐसे जो मानते हैं इन सब चीज़ों को। और आप देखिएगा कि हमारा धर्म जितना फैल गया है कंपैरेटिवली, जो सात्विकता के साथ में जो बाहर के लोग हमको मानने लग गए हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजी को भी उतना ही वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उससे उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और ओके। ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी कई घटनाएँ ऐसी घटी है, एस्ट्रोलॉजर अपनी लाइफ़ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही सही करते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर करा कि मेरा डाउनफॉल था, और मैंने इस एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से ही अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया है। वेरी तो नाइस। इट इज़ 100% एब्सोल्यूट साइंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑल तो कैलकुलेशंस। क्या हम ऐसा माने कि आपके चार्ट में ऐसा कुछ था कि कंसल्टेंसी या टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी में आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी? बिल्कुल, बिल्कुल था। मेरा बुध और मेरा अष्टम भाव का गुरु है। हुँ। ये जो है वो टिपिकल बनाते हैं, और उसमें शुक्र का और सूर्य का भी बहुत बड़ा रोल है। तो हुँ। मेरी पत्रिका में मेरे 4 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिससे मुझे कंसल्टेशन से ही फ़ायदा मिलेगा। राइट। और मैं इस पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन में भी शायद इसीलिए खींची गई हूँ ईश्वर द्वारा, राइट। कि सही जगह पे आके काम करो। वेरी नाइस। तो मैम कुंडली देखते वक़्त आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ क्या होती है? देखिए, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बताइए? अ, मेरे लिए तो साँस लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। लाइक इफ यू आर ब्रीथिंग एंड इफ यू हैव अ हेल्दी लाइफ, आई यस। मीन दैट्स द बिगेस्ट वेल्थ। सो फॉर यू, यू इज़ इम्पोर्टेंट, यस। है ना? तो हमारी पत्रिका में भी हम ही इम्पोर्टेंस हैं, ओके। और वो होता है हमारा लग्न।
और Right. लग्न का जो स्वामी होता है, जैसे कि यदि मेरा वृषभ लग्न है तो वृषभ लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र और मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पूरी पत्रिका मेरी उन्हीं के बेसिस पे रहेगी। यदि लग्नेश कमजोर है, यदि लग्न का स्वामी कमजोर है, तो फिर सब कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए पत्रिका में सबसे पहले सबसे नंबर 1 पे रखा जाता है आप खुद स्वयं, यानी आपका लग्न। तो पत्रिका उसी के हिसाब से काम करती है। आपने भी बोला कि लग्नेश अगर कमजोर हैं, तो इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि कमजोर का मतलब क्या है? जरूर। लग्नेश कमजोर की स्थितियां पत्रिका में अलग अलग होती है। देखिए, लग्न यानी कि आपका सिर से लेके जो आपके नाखून है पैर का और आपके बॉडी पार्ट्स, उसमें आपकी आत्मा भी आ गई और उसमें आपका पूरी पर्सनैलिटी आ गई, सिर्फ मतलब फिजिकली नहीं, एवरीथिंग, मन भी आ गया आपका। तो यानी कि आप एक मजबूत व्यक्ति होंगे तो जीवन की हर थपेड़े से आप मुक्ति पा लेंगे। सिमिलरली हमारी पत्रिका में भी जो लग्न का स्वामी यदि वो कमजोर हो गया, कमजोर किस सेंस में हो गया कि यदि वो छठे, 8वें, 12वें भाव में, त्रिक भाव बोलते हैं इनको, यहाँ चला जाता है, तब वो कमजोर हो जाता है। तब लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत बढ़ जाते हैं, सक्सेस कम हो जाती है। तो या फिर वो नीच का हो गया, या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि में आ गया, या उसका अपनी डिग्रीज कमजोर हो गई, या वो अस्त हो गया। इस तरह की कई ऐसी स्थितियां हैं जहाँ लग्नेश को चेक करना बहुत जरूरी होता है। यदि वो स्ट्रांग है तो पत्रिका में फिर कैसे भी दोष हो, आदमी बाहर निकल ही जाता है। और यहीं पे अगर इस तरह की कोई परिस्थितियां इसमें निर्मित है कि नीच का लग्नेश है, यदि जैसे मैं शुक्र की ही बात करूं, वृषभ लग्न के स्वामी जो हैं यदि नीच के हैं तो वो कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। तो फिर उस केस में और उसके साथ में अगर कॉम्बिनेशन में वो ऐसे किसी भाव में बैठ जाए जो नेगेटिव है, या फिर ऐसे किसी शत्रु राशि में बैठ जाए जो नेगेटिव है उस लग्न के, तो फिर उस केस में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है और लग्नेश कमजोर हो जाता है। तो देयर इज अ वाइड डेफिनेशन ऑफ डेबिलिएटेड और वीक जो है लग्नेश का होना, इसका बहुत अगर लंबे किसी के लग्न में मंगल बैठा है तो जी मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तो हाँ वो क्या, तो मतलब क्या पर्सनैलिटी होगी, क्या कैसा होगा वो ओके। इंसान? देखिए, जो मंगल है वो हमारी जो देवता के जो है सेनानी है, वो हमारी सेना है जो उसके सेनापति हैं। तो सेनापति का एक कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्टिकुलर व्यक्ति में जरूर आएगा। एक तो उसकी लीडिंग कैपेसिटी स्ट्रांग रहेगी, थोड़ा गुस्सा भी रहेगा क्योंकि उसमें एग्रेशन जरूरी है। हम किसी भी युद्ध में जाते हैं तो सेनापति लीड करता है, तो उसके अंदर जो एग्रेशन है वो जरूरी है। तो डेफिनेटली वो गुस्सा करेगा वो व्यक्ति। प्लस उसमें एक उसके अंदर एक डोमिनेटिंग उसकी पर्सनालिटी रहेगी, एक आधिकारिक रूप से वो हमेशा अपने बिहेवियर में रखेगा, लेकिन उसमें जूझने की क्षमता बहुत किसी भी ग्रह से स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि वो लड़ने वाला है, कभी ना हारने वाला है। और थोड़ा सा लग्न का अगर स्वामी के साथ में उसका जो भी संबंध बन रहा है, फिर उस पर भी डिपेंड करता है कि मंगल आपको फिर क्या आपके साथ में आगे भविष्य में देगा, या आपके साथ वर्तमान में जो भी परिस्थितियां हैं। मैम जैसे लग्न की बात हो रही है तो बहुत से लोगों को अपना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ और टाइम पता ही नहीं होता, जी तो क्या उससे फिर लग्न चेंज हो जाएगा? नहीं, लग्न कभी भी चेंज नहीं होगा। देखिए, इस ब्रह्मांड में, नॉट ओनली ऑन पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में जो भी उत्पत्ति हुई है किसी भी जीव की, जंतु की, या इवन जो भी वस्तु भी बनी है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो कंप्लीट होती है और वो फिर उसके उसके बाद उसका जन्म जिसको बोलते हैं। तो पत्रिका तो सबकी बनती है, फिर आपको पता है नहीं पता है उससे कोई लेना देना नहीं। तो लग्न तो वही रहेगा जो आपके जन्म के समय रहेगा। लेकिन फिर इस केस में जो ज्ञाता पंडित हैं वो प्रश्न कुंडली का अपना उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रेडिक्शन देते हैं। फिर अच्छा। उस केस में आपकी पत्रिका नहीं बन पाएगी। अगर आपको अपने बारे में जानना है, आने वाले भविष्य के बारे में, तो आप फिर प्रश्न कुंडली, यानी कि उस समय जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो उसी समय की एक पत्रिका बनेगी जिसे प्रश्न कुंडली बोलते हैं। यानी अच्छा। उस समय जो प्लानिटरी पोजीशन होगी उस पल की, उसी समय की, उसके अकॉर्डिंगली आपके प्रश्नों का आपको काफी सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल जाएगा। तो मैम फिर अगर किसी को पास पत्रिका ही नहीं है, मतलब उसका लाइफ का चार्ट ही नहीं है उसके पास, हाँ जी, तो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम आप बोल रहे हो प्रश्न कुंडली बिल्कुल बनती है और उस पे जवाब आते हैं, बिल्कुल। तो फिर वो हाउ रिलायबल इज दैट, मतलब रिलायबल कैसे हुआ? देखिए, जब वो व्यक्ति आया है तो उसके मन में जो भाव से प्रश्न निकला है वो भाव ही उस बात को कंफर्म करेगा। उस टाइम जो बनी हुई पत्रिका है, तो उस टाइम उस व्यक्ति के ऊपर जो प्लानिटरी पोजीशन की वजह से जो प्रभाव गिर रहा है उसी के आधार पे आके तो वो आपसे प्रश्न कर रहा है। तो उसी टाइम में जो जो प्लानिटरी पोजीशन है ब्रह्मांड में, जितने भी जगह जहाँ जो ग्रह बैठे हैं उसको उसी समय प्रभावित कर रहे हैं, किस समय से, तो उस टाइम जो पत्रिका बनेगी और फिर वो कहाँ बैठ के कौन क्या उसको प्रभाव दे रहा है
वो इजी हो जाता है बताना। पर प्रश्न कुंडली की जानकारी बहुत सटीक होती है और उसके बेसिस पे आप कई अच्छी चीजें, कई बार तो घूमी हुई वस्तु मिल जाती है लोगों को। अच्छा। कई बार लोगों का कई जगह पे कुछ ऐसी सिचुएशन है लाइफ की कि किसी को जेल हो गई है तो वो बाहर आएगा कि नहीं, या फिर किसी के साथ में कोई धन की समस्या आ गई है, तो बहुत सारी चीजें प्रश्न कुंडली से भी पता कर सकते हैं। वो भी एक गाइडेंस मिल जाता है आपको आने वाले समय के लिए। पर जो बात पत्रिका की है, ये बात तो सही है कि अगर पत्रिका नहीं है तो फिर कुछ हद तक आपका भविष्य आपको प्रभावित अलग तरह से करेगा। अच्छा, जी तो मैम क्या कुंडली से करियर, मैरिज, मनी या लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट पता किया जा सकता है? हाँ, 100% क्यों नहीं पता कर, कुंडली ही तो है जो हमें ये सब बताएगी। यदि आपका बिलीफ सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी में तो आपको सब बताएंगे लोग, ये तक बताएंगे कि आप सर्विस में करेंगे। यदि देखिए मैं उसका एक एग्जांपल देती हूँ कि छठे भाव में अगर आपका लग्नेश चला गया, ठीक है, अब छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का, छठा भाव होता है सर्विस का भी, ठीक है, छठा भाव है स्ट्रगल का, त्रिक भाव है। मैं सबसे बुरे भाव के साथ जोड़ के आपको इस प्रश्न का जवाब दे रही हूँ। अब यदि उसमें डॉक्टर भी बनते हैं लोग, ठीक है, उसमें वो लॉयर्स का भी एक इंडिकेशन देता है, उसमें फिजियोथेरेपी की भी पता पड़ती कि ये अगर ये डॉक्टर बनेगा तो ये फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है कि नहीं। इतनी कीन लेवल पे जाकर, इतना डीप लेवल पे जाके पत्रिका आपको ये बताती है कि आप काम करेंगे लेकिन किसी के अंडर में करेंगे, आप जॉब करेंगे या आप कुछ बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे। और अगर आप काम भी करेंगे तो आप, अगर आप जज बनेंगे, कि आप वकील बनेंगे, कि आप सर्जन बनेंगे, कि आप लॉयर बनेंगे, कि आप कोई मतलब पर्टिकुलर क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे, एवरीथिंग। इसके साथ साथ मैरिज की बात करें जाए तो मैरिज भी सब प्रभु ने उसी में बता रखा है। अगर आप ये जानना चाहेंगे कि आपका हेल्थ स्टेटस कैसा रहेगा, उसके साथ साथ आपको प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, यहाँ तक कि आपकी जो वसीयत है किसी की करीबी, वो आपको कब मिलेगी, ये तक आपको उसमें प्रेडिक्शन बता सकते हैं। मतलब जन्म पत्रिका कहते हैं ना कि इसकी तो पूरी कुंडली खुल गई, वो सच मायने में कुंडली खुल गई। मतलब वो एवरीथिंग इज देयर, आपकी जीवन से संबंधित हर प्रश्न का जवाब है उसमें। यदि आपको सब जानना है तो आप सब कुछ जान सकते हैं पत्रिका से। कोई अच्छा। ऐसा एस्पेक्ट है ही नहीं। यहाँ तक कि आपके जो रिलेशंस हैं, मतलब नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ, नॉट ओनली डॉटर मदर, मतलब पिता पुत्र का, यहाँ तक कि आपके नाना पक्ष, आपका ददीहाल, आपके जो सास ससुर हैं, आपके सास ससुर के भाई बहन, ये सब कुछ आप पत्रिका से पता कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके देवर्स के साथ में, आपके जो ब्रदर इन लॉ हैं, आपकी जो सिस्टर इन लॉ हैं, उनके साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, या उनको कभी कोई प्रॉब्लम भी आने वाली है, ये भी जान सकते हैं आप पत्रिका से। ओके। तो बहुत बृहद ज्ञान है ये। हम्म। एस्ट्रोलॉजी का जो संसार है वो बहुत बड़ा है, जिसकी कोई ठोर नहीं है। राइट। जानने वाला चाहिए और जब बताने वाला चाहिए। आपने भी एक चीज बोली मैम कि जिसको बिलीफ सिस्टम हो, पर ऐसा कोई व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजी पे इतना बिलीव नहीं करता और उसको हमें बिलीव करवाना है, तो क्या करना होगा? तो फिर चमत्कार को नमस्कार। सीधी सी बात है, उसको कुछ बताना पड़ेगा ऐसा आपको, और उसको कुछ ऐसे उपाय बताने पड़ेंगे उससे सिंपली। फिर कई जगह पे, इस जगह हम वास्तु का भी बहुत बड़ा हेल्प लेते हैं। यदि मेरे पास कोई आता है, देखिए एक तो नास्तिक है कोई व्यक्ति, तो वो भी उसकी पत्रिका में योग है, वो भी क्लियर है। अब वो अगर हमको दिख जाता है बाय चांस, वो हमसे नॉर्मल वे में भी शेयर कर लेता है अपनी कोई डिटेल्स, तो हम उससे जान जाते हैं। फिर हमको ये भी पता रहता है कि इसको कैसे क्या कन्विंस कराया जा सकता है। फिर उस केस में कई बार लोग वास्तु के हिसाब से भी हम प्रश्नों के जवाब देते हैं कि आपके घर में यहाँ बाथरूम है, और यहाँ बाथरूम जो बना हुआ है, और आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही। फिर उसको एकदम से झटका लगता है कि ये तो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, फिर ये कैसे जान गए मेरे घर में यहाँ बाथरूम बना है। तो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये दो वाइड स्पेक्ट्रम से हम किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा उपाय फिर बताते हैं, क्योंकि हम फिर वो शेयर नहीं करता है प्रॉब्लम, हम उसको बताते हैं कि पिछले समय से आप ये झेल रहे हैं, या आपने लाइफ में ये चीज़ पाई, आपका इस समय कोई एक ऐसा मेजर एक्सीडेंट हुआ, या आपको एक मेजर हाइक मिली। फिर वो ऑटोमेटिकली वो इंसान कन्वर्ट होता है, फिर उसका बिलीफ सिस्टम चेंज होता है, फिर वो एस्ट्रोलॉजी में और सब। फिर कई बार तो ये भी हुआ है कि जो लोग नास्तिक थे ना, आज की डेट में वो फ़ोन करके इवन ये तक पूछते हैं मुझसे कि मैं कलर कौन सा पहनूँ। कुछ लोगों का कन्वर्जन इस तरह से हुआ है। तो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना कहाँ सेटिस्फाई कर पाते हैं। तो हम एक कुंडली में टोटल कितने हाउसेस होते हैं और ईच हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए टोटल कुंडली जो है हमारा ब्रह्मांड के अनुसार 12 भागों में बटी हुई, 360 डिग्री का उसको माना गया है, और हर जो भाव है वो 30-30 डिग्री का दिया है। उसमें हर राशि का अपना एक है। यदि सिंपल उसकी शुरुआत काल पुरुष की कुंडली से होती है, वो बनती है
मेष लग्न से। मेष यानी कि नंबर 1 नंबर की राशि। ऐसे 12 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ठीक है, उसके बाद मकर, फिर उसके बाद कुंभ है और फिर मीन है। तो ऐसे 12 राशियां हैं और ऐसे 12 भाव है। तो हर राशि के हिसाब से वो उसमें वो रिप्रेजेंट करता है हर भाव। अब वो व्यक्ति के हिसाब से, समय के हिसाब से वो भाव परिवर्तित होते हैं। मेन जो हमारा एक देश काल परिस्थिति के हिसाब से जिसको हम मानते हैं, वो हमारी होती है काल पुरुष की कुंडली। वो मेष लग्न से ही शुरू होती है। नहीं, जैसे 12 हाउसेस बताए आपने, तो जी। जैसे फर्स्ट हाउस है तो वो क्या रिप्रेजेंट जी। करता है, सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट हाँ, करता अभी मैंने आपसे शेयर किया था लग्न, लग्न। लग्नेश। जो पहला घर है वो आप हैं, यानी लग्न है आपका। वहाँ जो नंबर लिखा है वो आपकी राशि स्वामी है लग्न के, और वो लग्नेश है आपके। यानी राशि या दर्ग यदि किसी की सिंह राशि है तो वो सूर्य की राशि है, यानी आपके सूर्य लग्नेश हो गए। तो फर्स्ट हाउस में जो भी राशि आएगी वो लग्न से डिपेंड करता है। लग्न यानी सब कुछ डिपेंड करेगा। आपका लग्न डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में कितने खुश रहेंगे, कितने दुखी रहेंगे, कहाँ आपका स्ट्रगल फेस आएगा। फिर दूसरा भाव होता है हमारा धन भाव, ठीक है, उससे हम बहुत सारी चीजें लेते हैं। और ये जो भाव हैं 12, इसमें सब एक ही चीज नहीं है, हर भाव बहुत सारी चीजें। पर मेन मैं आपसे शेयर करती हूँ कि सेकेंड हाउस को हम अपना धन भाव मानते हैं। हमारा जो धन संचित होएगा, हमारा कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, और हमारी वाणी कैसे रहेगी, हमारा खान पान कैसा रहेगा। फिर तीसरे भाव की तरफ हम बढ़ते हैं तो वो हमारा कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग का रहता है, हमारे भाई बहन का घर है वो। फिर फोर्थ हाउस वो हमारा खुद का घर है, जहाँ हम रहते हैं, वो हमारा देश है, जिस जगह पे हम रहे, वो हमारा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म भी है, हम पब्लिक से जुड़ते हैं उस जगह से। और वो हमारे शारीरिक अंगों में देखा है तो वो हमारे हृदय की, श्वास की जगह है। तो इस तरह से जो 12 भाव है वो अलग अलग अंगों में भी बटे हुए हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि दूसरा भाव वहाँ माउथ है, वो मुख से आप जो खाते हैं वो आपका डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह आपके बाजू भी हैं थर्ड हाउस में, अगर आपके बाजू से रिलेटेड। फिर उसके बाद आपका आता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि की जगह है, वो आपके पब्लिक रिलेशंस को भी बताता है, पीआर वेल लेवल क्या होगा, आपके लव अफेक्शन, आपके अफेयर्स कितने रहेंगे। वो संतान का भी भाव है, आपकी संतान कितनी होगी, संतान क्या करेगी, कितना सक्सेसफुल होगी। छठा भाव जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, वो त्रिक भाव में कहलाता है, और वहाँ से जॉब देखी जाती है, वहाँ से ऋण देखा जाता है, वहाँ से आपके रोग देखे जाते हैं, वहाँ से आपके शत्रु भी गिने जाते हैं, और वहाँ से आपकी ट्रैवलिंग भी देखते हैं कुछ हद तक, और कई बार वहाँ से लव मैरिज और मैरिज भी देखा जाता है। फिर सेवेंथ हाउस बिल्कुल आपका प्लेटफॉर्म ऑफ वर्क है, जहाँ आप काम कर रहे हैं, वो स्ट्रांगली उसको रिप्रेजेंट करता है। और फिर उसके साथ साथ आपकी लाइफ में पार्टनर कोई भी होगा, यानी नॉट ओनली स्पाउस, इट विल बी बिजनेस पार्टनर ऑल्सो। एवरी पार्टनर बिलोंग्स टू सेवेंथ हाउस। फिर आपका अष्टम भाव हो गया। कई बार लोग इसको काफी डरते हैं, लेकिन अष्टम भाव में बहुत खूबियां हैं, जैसे कि वो रिसर्च का भाव है। यदि आप किसी नासा की इंजीनियर की पत्रिका उठाएंगे ना, तो उसका जो 8th हाउस होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। जो खोजबीन करने वाले जासूस होते हैं, उनका भाव है वो। जो हमारे इंटेलिजेंस में काम करते हैं, रॉ के लोग, उनका वो भाव है। वहां से आपको जो एक अचानक मिलने वाले लाभ, अचानक मिलने वाली हानि का भाव है वो। घर में कलेश होता है उस जगह से पता पड़ता है, ठीक है। वो एक अष्टम भाव है। आप इस तरह की गुण विद्याओं में कितने माहिर होंगे, आपको ऑकल्ट साइंस में कितना बिलीव होगा, वहां पे बैठा हुआ ग्रह डिसाइड करता है। वो एक ऐसा भाव है। अष्टम भाव को आयु का भाव भी कहते हैं, और उसके अपोजिट मृत्यु भाव भी कहते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी, उसको हम ऐसे समझें कि आपकी आयु कितनी लंबी होगी और आपकी आयु कितनी छोटी होगी। वहां पे से कई बीमारियां भी पता पड़ती। फिर भाग्य स्थान 9th हाउस, जो कि वेल नोन है, मूल त्रिकोण में आता है, स्ट्रॉन्गेस्ट जगह होती है वो हमारे पत्रिका की। उसमें आपको ये पता पड़ता है कि आपका भाग्य कितना आपके साथ रहेगा। वहाँ बैठे हुए ग्रह नक्षत्र आपकी ये डिसीजन लेते हैं कि आपको, आपके माता पिता का भाव भी है वो, तो पिता के साथ में आपके रिलेशन है, आपका पिता के साथ में आपका बिजनेस कैसा चलेगा, आप लॉन्ग ट्रैवलिंग कितनी करेंगे, आप विदेश यात्रा पे कितने जाएंगे, आपका विदेश से संबंधित पढ़ाई आपको करने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कब मिलेगी, ये सब चीजें वहाँ। दूसरा उसका मेजर पिलर है भाग्य स्थान का 9th हाउस, वो धर्म की जगह बताता है। वो आप कितने धार्मिक हैं, आप कितनी पूजा पाठ करने वाले हैं। इस तरह से ये वाला भाव मैं बहुत मोटे तौर पे आपको बता रही हूँ, बहुत डीप है ये सारी चीजें। ऑफ कोर्स। हाँ। और उसके बाद 10th हाउस में जब हम जाते हैं, 10वें भाव में, वो आपका कर्म का भाव है, ठीक है। वहां से आपका करियर, आपके बॉसेस के साथ में आपके कैसे रिलेशंस रहेंगे, आपके साथ में आपके ट्रांसफर कहाँ कहाँ होंगे। और वहां से सामने चौथे भाव पे, अब वो चौथा भाव माँ का घर है, उससे आपको वहां पे माँ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीजें पता पड़ेगी। आपका करियर का स्टाइल क्या रहेगा, आप क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे कि आप किसी आधिकारिक क्षेत्र में जाएंगे, पुलिस बनेंगे,
कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब में ही सिर्फ रहेंगे, या आप कोई ट्रेडिंग करेंगे, या आप किसी बिजनेस में जाएंगे, या बिजनेस में भी आप एम्प्लॉयमेंट लेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन 10th हाउस। ठीक है। उसके बाद हम 11वें भाव, बहुत अच्छा भाव है, उपाचय भाव भी बोलते हैं। यहाँ पे ये आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, यहाँ विश फुलफिलमेंट होती है। ये जिसका जितना भाव स्ट्रांग रहता है वो आदमी उतना सक्सेसफुल रहता है। ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इसी से देखे जाते हैं। प्लस आपके पास में लाभ भाव कहलाता है, आपके पास में बेनिफिट्स कितने रहेंगे लाइफ के, आप कितना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, यहाँ से डिसाइड होता है। और यहाँ से रिलेशनशिप भी देखी जाती है, क्योंकि यहाँ से बैठा हुआ ग्रह आपके 5th हाउस को देखता है, तो वो आपके संतान के साथ के संबंध, यहाँ की साथ में आपके हस्बैंड वाइफ के संबंध, आपके जो प्रेमी प्रेमिका है उसके संबंध भी देखे जाते हैं। फिर 12वां भाव आता है, उसको भी हम बुरा मानते हैं, लेकिन आजकल के सिनेरियो में जो आज का टाइम है उसमें 12वें भाव का बहुत बड़ा रोल हो गया है। कई लोगों की लाइफ जो बनी है वो लोन से बनी है, कर्ज से बनी है। और 12वें भाव विदेश से संबंधित है। 12वां भाव पहले हम जब हमारे शास्त्रों का जब इसका दिखाया गया, हमारे शास्त्रों में इसका विवरण दिया गया, तो इसको बुरा इसलिए माना गया कि लोग विदेश चले जाना है ना। हमारे जब उस समय अपना जगह छोड़ना बड़ी बात होती थी, पर आज हम फॉरेन रिटर्न व्यक्ति की ज़्यादा सम्मान पूर्वक देखते हैं उसको हम। तो 12वां भाव विदेश को रिप्रेजेंट करता है, 12वां भाव आपके खर्च को रिप्रेजेंट करता है। और वहाँ से डिसीजन होता है कि आप कितने खर्च करने वाले व्यक्ति हैं। बीमारी, हॉस्पिटल, कितने चक्कर लगाएंगे आप हॉस्पिटल से, आपको कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली है, ये सब 12वां भाव। विदेश से संबंधित आपकी समस्याएं बढ़ेगी या कम रहेगी, आपको विदेश से व्यापार करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। भले ही आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन आपका 12वां भाव डिसाइड करेगा कि यू कैन डू बिजनेस इन फॉरेन कंट्रीज और नॉट। तो बेसिकली 12 कंपोजिशन है पत्रिका की ये, और ये 12 भाव बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ निहित है इसमें। सो मैम टोटल ग्रह कितने होते हैं? देखिए 2 छाया ग्रह हैं, राहु केतु, बाकी आपके सामने ही है सब। सूर्य नंबर 1 पे, दूसरा चंद्रमा है, तीसरे मंगल हैं, चौथे जो हैं वो गुरु हैं, और फिर 5वें आपके बुध हैं, फिर उसके साथ में शुक्र है और शनि है। और राहु केतु जैसा मैंने आपसे कहा वो दोनों जी। छाया ग्रह हैं, बाकी ये सब विजिबल हैं हमारे को आकाश में, जी। बिल्कुल विद्यमान है। तो मैम अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? सारे ग्रह पावरफुल, ये जवाब देना बहुत गलत हो जाएगा कि एक पावरफुल ग्रह यही है, क्योंकि जी। हर व्यक्ति की कुंडली में लग्न का स्वामी अलग अलग होता है, और वही डिसाइड करता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो पत्रिका में यदि वो पावरफुल है तो उस पत्रिका का वो पावरफुल ग्रह हो गया। और अगर कोई नेगेटिव फॉर्म में कोई भी ग्रह बैठा, पावरफुल में क्या हो गया कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, वो किस स्थिति में। देखिए, यदि आप एक परिस्थिति में अपने घर में पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप ऑफिस में जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा, देश काल परिस्थिति के हिसाब से काम करती पत्रिका। तो कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, क्या वो अस्त है, क्या वो कमजोर है, मतलब डिग्री वाइज, क्या वो मृत अवस्था में है, कि वो यंग है, कि वो बाल अवस्था में है, ये सारी अवस्थाएं उसकी डिसाइड करती है। उसके साथ में आप ये देखेंगे कि कोई भी ग्रह किसी कई कई नीच की स्थिति में है तो ये, या उच्च है, हर चीज में अवस्था ग्रह की डिसाइड करती है कि वो पावरफुल है या नेगेटिव है। जी। तो हम ऐसे किसी भी ग्रह को पावरफुल नहीं कह सकते पर्टिकुलर। ओके। हाँ, मैम लेकिन हमने कलयुग में बहुत सुना है राहु राहु राहु, तो एग्जैक्टली राहु क्या है और ये कलयुग में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एक बहुत ही ब्रीफ स्टोरी में मैं राहु को बताना जरूरी समझूंगी। राहु वैसे एक राक्षस थे, जो कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो भी खड़े हो गए थे देवताओं के साथ, और उन्होंने अपना स्वरूप चेंज कर लिया था। तो स्वर्ण भानु उनका नाम था। और उसके बाद उन्होंने जैसे ही जो अमृत था वो पी लिया, तो वो गले तक पहुंचा, उतनी देर में मोहिनी रूप में धारण जो विष्णु जी थे उन्होंने उनका गला काट दिया था। फिर वो दोनों शिव जी के पास गए, धड़ और सिर दोनों। तो अब शिव जी ने बोला कि भाई इन्होंने अमृत पी लिया है, अब ना तो इनसे उगलवा सकते हैं, ना ये नीचे इनको कर सकते हैं, क्योंकि अलग हो गए हैं। तो फिर उनको राहु और केतु को उन्होंने स्थान दे दिया कि आप ग्रह नक्षत्रों में अपना स्थान रखेंगे। तो राहु नेगेटिव साइड के, अंधेरे के, जैसे कहते हैं ना, ब्लैक साइडेड प्लैनेट है, और केतु भी उसके साथ में। लेकिन राहु को आजकल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, और राहु पूरी तरह से इंटरनेट को संभालने वाला है। वो धरती के नीचे भी दौड़ता है और आकाश में वाइड स्पेक्ट्रम में फैला हुआ है। जो भी आप अभी इंटरनेट के थ्रू हम दोनों भी जुड़े हैं, वो सब राहु है। और राहु सिर्फ नेगेटिविटी का कारक नहीं है, राहु जीवन में बहुत बड़े बड़े चीज़ों का भी कारक होता है। सिर्फ एक रिलेशनशिप के लिए राहु को मैं नेगेटिव देखती आई हूँ, अदरवाइज राहु से बढ़कर कोई ग्रह नहीं है। और डेफिनेटली वो कलयुग का राजा है, क्योंकि जितनी भी आज की डेट में कंट्रोलिंग चीज़ें हैं,
अब देखिए शराब है, मदिरा है, जो सेवन है इस तरह के, ये अब बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारा लाइफस्टाइल है जिसमें हम अपने आप को चेंज कर चुके हैं बहुत, वो बढ़ता जा रहा है। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक राहु और केतु के हैं, इसलिए इसको कलयुग का राजा कहा गया है। और आप भी देखिएगा कि अब लोगों में वो ईमानदारी, अब लोगों में वो वफादारी, अब लोगों में डेडिकेशन टुवर्ड्स फैमिली, ये सब कम होता जा रहा है ना। तो ये सारे जो हैं इसके इम्पैक्ट आ रहे हैं राहु के। और एक ऐसा समय रियली आएगा कि कलयुग में राहु का पूरा राज होगा। शायद आप और मैं, हम उस समय नहीं रहेंगे फॉर्चुनेटली, पर वो है, डेफिनेटली है। और कलयुग का राजा उसको बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि अच्छी और मतलब जिसको हम अच्छा मानते हैं वो भी बढ़ रहा है। जैसे अगर हम देखें कि लोगों का आतंकवाद है, झगड़े हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन राहु से कनेक्टेड हैं। तो जब ये एक्टिवेट होते हैं ना बुरे फॉर्म में, तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा करते हैं, इसलिए ये चीज़ें बढ़ रही है। पर ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, उन्हें अच्छे से पता है कि इसको बैलेंस कब करना है, जी। तो वो करेंगे। और बीच बीच में वो करते भी, जैसे अच्छे हमारे जो शुभ ग्रह हैं, गुरु हैं, बुध हैं, सूर्य हैं, ये सब कंट्रोल भी करते हैं राहु को, ऐसा नहीं है। राहु को कंट्रोल करने के भी कई तरीके हैं, पर ऑटोमेटिकली अगर सृष्टि की संरचना के अनुसार देखा जाए तो यस, राहु कलयुग का राजा है और हर वो चीज़ का राजा है जो बहुत पावरफुल है। तो मैम अगर किसी को अपना राहु स्ट्रॉन्ग करना हो, जैसे किसी को खूब पैसा बनाना है और कलयुग में राज करना है, तो उसके राहु स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो किसी को अपना राहु स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आप एक क्या रेमेडी बताएंगे? एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ राहु की, और ये कलयुग के राजा के टाइम पे की हुई रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। सिर्फ पैसा नहीं, आपको नेम फेम और जो आपको चाहिए ना लाइफ में, बिल्कुल वो देते हैं राहु, क्योंकि वो बहुत वृहद है, वो विस्तार पूर्वक फैले हुए हैं। तो एक रेमेडी देखिए, एक तो होता है कंट्रोल करना राहु को, और एक होता है खुश करना राहु को। तो राहु को खुश करने की सबसे अच्छी रेमेडी है, आप अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। आप जितना अथर्वशीर्ष का पाठ, भले ही आप उसको आप पढ़ नहीं सकते, आप कान में अपने ईयरफोन लगा के आप रेगुलर बेसिस पे सुनेंगे ना, तो आप देखिए कि धीरे धीरे आपको राहु फिर कैसे कहाँ पहुंचाता है। शिव जी की आराधना से भी राहु बहुत प्रसन्न होता है, आप उनकी भी आराधना करेंगे रेगुलर बेसिस पे छोटी सी, उससे भी होगा। मैं छोटे मोटे उपाय वैसे बहुत जरूर बताना जरूरी समझती हूँ, पर अथर्वशीर्ष एक ऐसी चीज़ है, मैं उसमें आपको एक कनेक्शन बता दूंगी तो आप ज़्यादा सेटिस्फाइड होकर करेंगे। देखिए गणपति जी का भी शीर्ष कटा था, ठीक है, राहु का भी शीर्ष कटा है, तो उसको सिंपैथी है उनके साथ में, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरे से जैसा कोई व्यक्ति खुश हो तो मैं भी खुश होता हूँ। तो इसलिए जब गणेश जी की आराधना करते हैं तो राहु अपने आप उसको बहुत सेटिस्फाइड वे में देते हैं। और यदि आपको राहु नेगेटिव फॉर्म में कोई रिजल्ट दे रहा है तो फिर आप विष्णु जी की शरण में जाइए, ऑटोमेटिकली आपका राहु एटलीस्ट आपको नेगेटिविटी देना कम कर देगा। मैम जैसे आपने बोला कि नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो ये आप कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं? हाँ, देखिए आपके डिसीजंस गलत होंगे। सबसे पहले आप, अगर आपको भ्रामिक स्थिति में है तो आप समझिए कि आपका राहु बहुत खराब, आपके डिसीजन वीक हो रहे हैं, यानी आपका सूर्य खराब हो रहा है और राहु बहुत आपके ऊपर नेगेटिव फॉर्म में आप दे रहा है। और आप उसको ठीक करना चाहते हैं, इसकी नेगेटिविटी दूर करना आप अगर बीमार पड़ रहे हैं बहुत बार बार कंटिन्यूअसली, कुछ एक चीज़ खत्म हो रही है फिर चालू हो रही है फिर दूसरी चीज़ हो रही है, प्लस आपको ये पता ही नहीं पड़ पा रहा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, यानी डॉक्टर आपकी सारी रिपोर्ट्स निकलवाते हैं पर वो यही बोलते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब आप समझिए कि आपको राहु आपको बहुत बुरे फल दे रहा है, तो उसको आप ठीक करिए। और भी एक अच्छी रेमेडी मैं आपको राहु की बताऊंगी। राहु की एक रेमेडी है जो कि आप, यदि आप पीपल के पेड़ पर रेगुलर सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उससे भी आपको राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देना पड़ता है। ये बहुत ही सिंपल रेमेडी, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये करो वो करो, मैं आपको एक बिट सिंपल सी चीज़ दे रही हूँ। आपको अपना राहु अच्छा करना है, आप घर के अंदर अपने बाथरूम क्लीन करिए, आप उसमें अच्छी फ्रेग्रेंस रखिए, आप उसको ड्राई रखिए, आपके दरवाजे बंद रखिए बाथरूम के, ऑटोमेटिकली देखिए आपको राहु अच्छे फल देने पड़ जाएगा। उसको फिर वो मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी देता ही ऐसी जगहों से जब यहाँ पे लापरवाही होती। घर ठीक रखिए, घर में आप सुगंधित रखिए, अच्छी धूप बत्ती लगाइए, इससे भी राहु बहुत प्रसन्न रहता है। और शाम के वक्त लगाएंगे तो डबल रिजल्ट मिलेंगे। तो मैम जैसे राहु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा? देखिए राहु अगर अपनी उच्च अवस्था में है, जैसे वृषभ में और मिथुन राशि में रहता है, और वो लग्न में नहीं है, क्योंकि लग्न में होगा तो दिक्कत देगा, लेकिन जैसे कि वो अगर 4th हाउस में भी आ गया है तब भी वो अच्छे रिजल्ट देगा। और उससे बढ़िया तो 10th भाव में अगर राहु उच्च का बैठ गया, फिर तो क्या कहना है। फिर ऐसा बोलते हैं
राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। अच्छा। 10th हाउस का राहु यदि वृषभ और मिथुन का बैठा है तो फिर उस आदमी को कोई नहीं पकड़ सकता। फिर वो पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग होगा, नाम भी होगा, पैसा भी होगा, शोहरत भी होगा, वक्त आने पे लोगों को कंट्रोल भी कर लेगा, और उसके जैसा तो कोई होता ही नहीं है फिर। तो कई बार हमारी पत्रिका में दशा, हमारे जो नॉर्मल जो प्लानिटरी पोजीशन जो नॉर्मली गोचर चलते हैं, उसमें जब भी दशम भाव में राहु आ गया और आपकी बाय चांस उस जगह पे जो है अगर वृषभ राशि है और 10th हाउस में और मिथुन राशि है, फिर देखिए आपकी लाइफ कहाँ से जाती है। आपको एकदम अचानक से पता पड़ता है, अरे ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। इस दिस काइंड ऑफ सरप्राइजेस वो देता है और शौक भी देता है। छप्पर फाड़ के देना और छप्पर फाड़ के लेना, ये भी काम उसी का ही है। अगर जैसे राहु शनि के साथ आपने कहा था नौवा भाग्य का है, जी आपने जब प्लान जी। करा था, तो अगर शनि भगवान भी कर्म देवता होते हैं और राहु और शनि साथ बैठ गए नवे घर में, तो क्या होगा? बहुत ही बुरा होता है, उसे हम श्रापित दोष बोलते हैं। अच्छा। और वो साथ साथ सिर्फ श्रापित दोष नहीं, वो पितृदोष का भी निर्माण करता है। हम्म। पितृदोष क्लियर कट आ जाता है यदि राहु 9th हाउस में आ जाए, और अगर शनि के साथ आया तो फिर तो बैंड बज जाती है। कोई भी व्यक्ति बहुत मुश्किल से जीवन में सफलता पाता है, हर बार उसके काम होंगे पर अटकेंगे, लास्ट 99 पे आउट होना समझते हैं ना, बस वही होता है लाइफ लॉन्ग, अगर उसकी रेमेडीज नहीं करी तो। राहु और शनि श्रापित दोष में आ गए किसी भी घर में, नॉट ओनली 10th हाउस 9th हाउस, कहीं भी श्रापित दोष में कॉम्बिनेशन में राहु है तो वो उसको बहुत छका देंगे जीवन में। उसके लिए उसका बहुत जरूरी है उसकी रेमेडी लेना, और वो किसी तरीके से ही लिया जाता है। राहु वो एकदम भी शांत नहीं कर सकते, वो ऐसा ग्रह है कि वो कभी भी उसको आप अगर एकदम शांत करने जाएंगे ना तो वो और भड़कता है। आपको उसको टैकल करना पड़ता है। मतलब एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसको आपको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। किसी को तो डांट के फटकार के बिठा देते हैं, पर वो ऐसा नहीं है। उसको आप प्रेम से मिठाई खिलाओगे तब भी वो पहले जिद पे अड़ेगा, उसके बाद ही काम करेगा। मैम जैसे आपने अभी बोला कि रेमेडी करनी पड़ती है, तो ये एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज कितनी जरूरी है और कितनी पावरफुल बताएगी? बहुत ज़रूरी है। रेमेडीज़ नहीं करेंगे तो सफरिंग रहेगी हमेशा, क्योंकि देखिए कोई चीज़ बिगड़ी हुई है उसको सुधारना तो पड़ेगा ना। यदि आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिगड़ जाता है तो हम उसको या तो सुधरवाते हैं या यूज़ में से, लेकिन हम हमारी पत्रिकाओं को यूज़लेस नहीं कर सकते, तो हमें रेमेडीज़ पे जाना ही पड़ेगा। और रेमेडीज़ करने से ये ज़रूर है कि अगर 100% आपको इफेक्ट नहीं आ रहा है तो 80% तक तो आ ही जाता है आपको। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रेंकली, आप 80% तक उस समस्या से बाहर आ जाते हैं। 20% आप अपने कर्मों से ठीक कर सकते हैं। तो रेमेडीज करने से फायदा होता है, नो डाउट। रेमेडीज तो बनी ही इसीलिए है कि आपको, मैंने जैसे भी कहा कि एस्ट्रोलॉजी वेदों का नेत्र है। इस नेत्र के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या सफलता है सॉरी, और क्या हमारे जीवन में हम का अच्छा कर सकते हैं। तो रेमेडीज ही हमें एस्ट्रोलॉजी से पता पड़ती है कि हमारी जीवन में इस जगह पे इस ग्रह की वजह से इस भाव में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो रेमेडी करने से उस भाव के ग्रह को हम सुधार सकते हैं और उससे फिर हमें फायदा होता है। हम कई हद तक परेशानियों से बाहर आ जाते हैं। चलिए हम उसी रेमेडी से स्टार्ट करते हैं मैम। जैसे आपने भी बताया था कि अगर राहु और शनि किसी भी घर में बैठे हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है, तो उसकी रेमेडी क्या होगी? देखिए दोनों के कंट्रोलिंग बॉडी जैसे हैं वो है भैरवनाथ, ठीक है। भैरवनाथ के आप अगर भैरव चालीसा रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको मैं एक बहुत अच्छा ये उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। श्रापित दोष से सबसे पहले निकालने वाले हैं भैरवनाथ। फिर अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप जो हमारे जो बाहर काम करने वाले मजदूर हैं, जो साइट पे काम करते हैं, या आपके अंडर वर्कर्स हैं, आप उनसे बिहेवियर अच्छा रखिए। अगर आप उनको कुछ प्रॉफिट देते रहते हैं, आप उनको खिलाते पिलाते रहते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इससे शनि प्रसन्न होता है। और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनको आप अगर जल देते हैं रेगुलर सुबह, ये राहु की एक और रेमेडी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बहुत बढ़िया रेमेडी है। आप 5 रुपए या 10 रुपए का कॉइन प्लस एक बॉटल जल, आप रेगुलर आपके बाहर जो सफाई कर्मचारी हैं आप उनको देना शुरू करिए। आपका राहु आपको आपको देना शुरू कर देगा। उसको आप बस ऐसे सेटल कर सकते हैं। नहीं तो आप भोलेनाथ को आप उनकी शरण में जाइए, क्योंकि कंट्रोलिंग बॉडी बहुत ज़रूरी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि गणेश आराधना से फिर ठीक होते हैं। शनि का जो है मेन जो है वो भोलेनाथ से भी कंट्रोल होते हैं, और शनि के लिए आपको भैरवनाथ की शरण में फिर जाना ही पड़ता है, क्योंकि शनि फिर ठीक ही 2 तरीके से होते हैं। आप अपने कर्म सुधारिए, लोगों के प्रति अपनी इंटेंशंस क्लियर रखिए, वफादार रहिए, ईमानदार रहिए, और भगवान भैरवनाथ की पूजा पाठ करिए और शनि की भी पूजा पाठ करिए।
प्लस इसमें एक बहुत बड़ी चीज है, हनुमान जी। हम्म। जितना आप हनुमान जी की शरण में रहेंगे, शनि आपको कम कम कष्ट देंगे, क्योंकि हनुमान जी ने उनकी एक ऐसे समय पे बहुत हेल्प करी है। ऐसे समय पे उनकी बहुत अच्छे से हेल्थ इश्यूज में उनको, मतलब पैरों में जो उनको तकलीफ थी रावण के बंदी बनाने पर, तो उस टाइम उन्होंने उनकी मसाज की थी तेल से। तो आप भी देखते हैं ना कि शनि भगवान को तेल चढ़ता है। क्यों हम्म। चढ़ाते हैं हम? पैर में जो उनको तकलीफ है उसके लिए तेल चढ़ाया जाता है, कि वो शांत हो जाए वो तकलीफ। तो वो हनुमान जी को उन्होंने प्रॉमिस किया था कि यदि अब जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति आता है और आपको दिया लगा के आप मेरे पैरों में तेल चढ़ाएगा, तो मैं उसको साढ़े साती में भी वो कष्ट नहीं दूंगा, यदि वो आपकी शरण में रहता है। तो शनि से बचना है, हनुमान जी को पकड़ लीजिए। वो हम्म। हनुमान जी आपका सारा साढ़े साती का पूरा दौर निकाल देंगे। ये स्टोरी सुनाइए ना मैम, थोड़ी जो आपने बताई जरूर। अभी। देखिए, आपने सुना ही होगा कि रावण ने 9 हम्म। के 9 ग्रह अपने बंदी बना लिए थे। उसमें से शनि भी थे। जब हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई, तो वो सारे ग्रहों में कक्षों में लगाते हुए जा रहे थे। तो उस जगह पे उन्होंने उल्टा लटका हुआ एक ग्रह कक्ष में उन्होंने शनि को देखा। उन्होंने पूछा, कौन है आप? तो उसने बताया, मैं शनि हूँ, और इसने मेरे को बांध रखा है, क्योंकि इसके मेघनाथ के जन्म के समय से मेरे को बांध के रखा है कि मेरे जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल उनकी प्लानिटरी पोजीशन बहुत सही साट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम हम्म। बढ़िया वाली। तो उन्होंने, मैं 12वें में ना चले जाऊं, मैं लग्न में ना आ जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे बांध लिया। तो फिर उन्होंने उनको छुड़वाया, और उसके बाद में उनको छुड़वाने के बाद देखा कि उनको जो पीड़ाएं दी गई, उसकी वजह से शनि के पैर में तकलीफें बहुत थी, कई घाव थे। तो वहां हनुमान जी ने उनके पैरों पर जो तेल है उससे मालिश करी, उनको थोड़ा ठीक करा। तो शनि प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बोला कि आज के बाद, जैसा कि आपने मुझे रिलीफ दिया है, यदि आपके पास आया हुआ व्यक्ति शरण में आएगा और वो आपको दिया लगा के मुझे तेल चढ़ाएगा या आपको भी तेल का दिया लगाएगा, तो ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस व्यक्ति को ना ही साढ़े साती, ना किसी भी प्रकार की ढैया, ना किसी भी प्रकार की पनौती जो लगती है पत्रिका में, उसमें वो कष्ट दूंगा जो ड्यू है उसमें। मैं कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को उस चीज से निकलने के रास्ते भी दूंगा, आधार भी दूंगा, और कम उसकी पीड़ाओं को दूंगा। तो ये हनुमान जी का उनके ऊपर प्रताप है। जो हनुमान जी की शरण में रहते हैं उन्हें साढ़े साती तकलीफ नहीं देती, देती भी है तो कम देती है। अच्छा। तो मैम जैसे अगर हम बात करें रेमेडीज की, हम बात कर रहे थे, तो क्या जेमस्टोन्स एक प्रकार की रेमेडी है? और अगर क्या गलत जेमस्टोन पहनने से आपकी लाइफ में कुछ उल्टा असर पड़ता है? मैं आपको इसके इस चीज़ का आंसर बहुत ही एक साइंटिफिक चीज़ से शुरू करके उसको मैं आपको समझाऊंगी कि देखिए, हमारे जो बॉडी में सारे एलिमेंट्स हैं ना, वो केमिकल्स हैं। इस बात पे तो बिलीव करेंगे ना, हम्म। आयरन, मैग्नीशियम, हम्म। फॉस्फोरस, कैल्शियम, ऑल दिस, हमारी पूरी बॉडी का कंपोजिशन यही है। ठीक है। अब अगर एस्ट्रोनॉमी में जाएंगे, जो हमारी खगोलीय शास्त्र जिसको बोलते हैं, उसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनको बताया गया है कि गुरु के ऊपर ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, सूर्य में ये एलिमेंट्स हैं, और चंद्रमा का ये एलिमेंट है। ये सारे केमिकल बॉन्डिंग्स हैं, बिल्कुल साइंस की बात कर रही हूँ। तो हमारी बॉडी के कंपोजिशन इन ग्रहों से कंट्रोल्ड है। ठीक है। यदि आपकी पत्रिका में आपको बोला गया है कि आपकी पत्रिका में गुरु नेगेटिव है, तो आप अगर गुरु का कोई भी जेम स्टोन पहनेंगे, वो आपको तकलीफ देगा, क्योंकि वो बॉडी में वो जो रसायन है, आपकी केमिकल है, वहां से उसको बल मिल रहा है। क्योंकि देखिए, अगर दृष्टि की बात करी जाए, या फिर अगर सिर्फ इसको उस तरह से समझाएं कि सूर्य को आपने देखा है, सूर्य की रेस आपने महसूस करी है, जलन है उसमें, आग है। सिमिलरली ये सारे जितने भी ग्रह हैं, ये सब रेस देते हैं अपनी, और इसी रेस के थ्रू ये हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं, और हमारी बॉडी इससे कंपोजिशन में हमारे अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो वो दिखता नहीं है, सूर्य की किरणें हमें महसूस हो रही, दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाकी के 9 ग्रह हैं, सॉरी, बाकी के 8 ग्रह हैं, उनकी हमको रेज नहीं आ रही, रेस बराबर आ रही। वो हमारी बॉडी पे भी टच हो रही है, और वो हमारी पत्रिका में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस तरह से हमको वो प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए जेम स्टोन जो होते हैं, वो पर्टिकुलर कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उस ग्रह के। जैसे पुखराज है, वो येलो। येलो है, और येलो ही बृहस्पति का भी हम्म। कलर है। तो येलो एलिमेंट से रिलेटेड आपकी बॉडी में यदि प्रॉब्लम है, तो आपको पुखराज नेगेटिव इफेक्ट देगा। वो हम्म। क्योंकि वो आपकी पत्रिका में जो नेगेटिव फॉर्म में बैठा है, जिस घर में भाव में बैठा है, उससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगा। तो वो आपकी नेचुरली प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। अब ऑन द कॉन्ट्रेरी, यदि जो ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है, उससे रिलेटेड आप जेमस्टोन पहनते हैं, तो जेमस्टोन उसमें आपके लिए मदद करेगा कि जिस चीज़ की कमी है उसकी पत्रिका में, वो एक तो उसको बल देगा, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा।
जब वो स्ट्रांग होगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आपका मन स्ट्रांग होगा, आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी, सब चीज़ों पे आपका प्रभाव पड़ेगा। फिर आपका लक काम करेगा, लक काम करेगा तो वो आपको सूट कर गया, वो आपके काम में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। तो इस तरह से जेमस्टोन काम करते हैं। लेकिन वैदिक ज्योतिष में ऐसा भी है कि सिवाय शुक्र के स्टोन के वैदिक ज्योतिष नहीं मानता है जेमस्टोन को, एक वैदिक ज्योतिष भी होता है। तो ये कौन से सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं, लाल किताब है या फिर वैदिक ज्योतिष है या फिर आप दूसरी किसी एस्ट्रोनॉमी में जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी ऑफ जो भी रूप में, डिपेंड करता है कि वो उसको सपोर्ट करती है, उसको करने के तरीके पे क्या उस पर इम्पैक्ट डाल रही है। तो जेमस्टोन काम तो करते हैं और प्रभाव भी देते हैं, बुरा भी देते हैं, अच्छा भी देते हैं। अच्छा, और मैम ऐसी कोई सिंपल रेमेडी जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, जो उसके लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे और सब कुछ लाइफ में बढ़िया चलता रहे? देखिए, बहुत सिंपल रेमेडी, यदि आपको जन्म पत्रिका का कोई ज्ञान नहीं है, आप बिलीव भी नहीं करते, तो आप सिर्फ मंदिर जाइए, या आप जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं, वो सुपर एनर्जी, आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप अपने उस धर्म के उस जो धार्मिक स्थान है, आप वहाँ पे बस सिर्फ एक रेगुलर विजिट रखिए, 10 मिनट्स ओनली। वहाँ जाके आप सिर्फ अपनी जो भी काम कर रहे हैं उसकी आप उसके प्रभु के सामने क्षमा मांगिए कि जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करिए, और जो भी मेरे से अच्छा हो रहा है उसके मुझे अच्छे फल मिले। ये एक बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको कोई पूजा नहीं करनी, कुछ नहीं पहनना है, कोई उपाय नहीं करना है, आपको सिर्फ विजिट देनी है। अब आपकी लाइफ में से अगर आप 10 मिनट भी अपने लिए ही नहीं निकाल रहे हैं, तो फिर आप भाग्य के भरोसे हैं, फिर आपको भाग्य करेगा। और डिपेंड करता है फिर आप कितना उसमें बिलीव करके उसको आगे बढ़ाते हैं। जी। और मैम अगर किसी का जैसे मंगल बहुत तेज है, मंगल से प्रभावित है, तो उनको मंगल को शांत करने के लिए क्या रेमेडी होगी? आप अगर नॉर्मली किसी से पूछेंगे तो मंगल की शांति के लिए कई बार दान बताए जाते हैं, पूजाएं बताते हैं मंगल की, कई जो होती है शादी में, अगर विवाह में तकलीफ दे रहे हैं तब भी पूजाएं बताई जाती है। और मंगलनाथ के दर्शन उज्जैन में कई बार, वहाँ पे भी आपको जाप की मंगल की शांति बोलते हैं, अंगारक महादेव के भी बोलते हैं। और यदि लेकिन फिर भी आपके मंगल कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो दो बहुत सुपर एनर्जीज हैं जिनके पास में आपको जाना चाहिए, या जिनके मतलब करना चाहिए उपाय। एक तो दान में, अगर मंगल नेगेटिव फॉर्म में, तो आप लाल वस्तुओं का दान करना शुरू करिए मंगलवार के मंगलवार। गन्ने का रस भोलेनाथ जी को चढ़ाएंगे मंगलवार के मंगलवार, तो वो बहुत खुश होंगे, उससे आपके मंगल में शांति आएगी। मसूर की दाल भी आप चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ की शिवलिंग पर, और मसूर की दाल का दान भी कर सकते हैं। लाल वस्तुओं का दान जितना आप मंगलवार को करते हैं ये। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको शांति नहीं मिल रही है, मंगल आपको अफेक्ट कर रहा है, तो आप कार्तिकेय भगवान की पूजा करिए। कार्तिकेय भगवान सेनापति है हमारे देवों के, और उनसे कंट्रोल होते हैं मंगल। और फिर इसके बाद भी यदि मंगल आपके लिए, वैसे तो पॉसिबल नहीं है इतना सब करेंगे तो, पर यदि फिर भी आपके जीवन में शांति नहीं आ रही है, तो फिर आप महाकाली की शरण में जाइए, वहाँ से आपको फिर पूरे रेमेडीज मिलेगी मंगल की। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ मंगल के लिए जो भी आपके पंडित हैं जिन उनसे पूछिए कि मैं ऐसा कौन सा पाठ करूं जिसकी वजह से मेरे को फायदा हो। तो ये इस तरह से मंगल को रूट आउट किया जाता है, पहले दान से, पहले उनको खुश करके। और सबसे सरल उपाय जो आप खुद स्वयं से कर सकते हैं, मंगल के नाम का जाप। आप किसी को अगर रेगुलर वे में आह्वान दे रहे हैं, बुला रहे हैं नाम से, ठीक है, तो वो व्यक्ति आपके लिए यदि कितना भी नेगेटिव हो, एक समय के बाद में वो आपके लिए थोड़ा मेहरबान हो जाता है। तो जाप हमारे लिए यही काम करते हैं। मैम जैसे आपने भी बोला कि पूजा का आपने नाम लिया कि पूजा है, तो मेरा मन में ये सवाल है कि क्या ये एक्सपेंसिव पूजाएं करनी ज़रूरी होती हैं, या सिंपल रेमेडीज से भी चीज़ें सही हो सकती हैं? पत्रिका में क्या स्थिति निर्मित हुई है, यदि कोई मृत्यु ही का ही योग है या मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो फिर डेफिनेटली मैं ये जरूर कहूंगी कि विशिष्ट पूजाएं करानी चाहिए। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये है कि विशिष्ट पूजा से बचना है तो आप नाम जप करिए, आप उसके मंत्रों का जाप करिए। आपको एक लॉन्ग, आप अपनी एक आदत ही बना लीजिए ना कि जो ग्रह आपका नेगेटिव है बस उसका जाप करना है। एक माला आप रेगुलर करिए, चाहे फिर वो सूर्य हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे शनि हो, कोई भी 9 के 9 ग्रह में से यदि आप उनका जाप करते हैं, तो जाप एक ऐसा उपाय है जो चाहे ग्रह आपके लिए कैसी भी परिस्थिति में है, वहाँ आपके लिए वर्कआउट करेगा। वो की है एक तरह से जाप, जिसमें आपके पैसे भी नहीं लग रहे हैं, सिर्फ आपको समय देना है। और यदि आप उसको रेगुलर निरंतर अपनी प्रैक्टिस में रखते हैं, तो एक माला जाप को मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। आप करेंगे, फायदा होगा।
अगर आप किसी को अपनी पत्रिका में शनि स्ट्रॉन्ग करना है तो शनि देव से रिलेटेड क्या रेमेडी बताएंगे आप? शनि के सबसे अच्छी तरीका है कि शनि की शरण में रहें। शनिवार को बस उनके सामने जाके घुटनों के बल बैठिए, सामने मत बैठिए बिल्कुल भी, सामने नज़र भी मत मिलाइए, साइड में बैठिए, घुटनों के बल बैठिए, अपने कर्मों के लिए हमेशा उनके सामने नतमस्तक रहिए, माफ़ी मांगिए और उनको दिया लगाइए, तेल चढ़ाइए। आप स्पेसिफिक उपाय जानना चाहेंगे तो मंत्रों के जाप पे जाएं। शनि के जो मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इसका जाप आपके लिए एक जादू की तरह काम करेगा। आप शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे। शनि की एक बहुत रेमेडी, मैं वैसी रेमेडीज नहीं बताती कि ये कर लो, ये दान करके ये छुपा के आ जाओ, वो भी है पता, लेकिन जो बिल्कुल काम करेगी ना, क्लिक करेगी वो आपकी लाइफ में, मतलब 21 दिन के बाद वो चीज़ आपकी लाइफ में से वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म करने लग जाती है, वो है जाप। जाप में आप तांत्रिक मंत्र पकड़िए किसी भी ग्रह का, वो आपको काम करेगा। जैसे मैंने कहा, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। पश्चिम की तरफ मुंह करिए, माला हाथ में लीजिए, काले दानों की माला होगी तो और भी अच्छी बात है, और काले आसन पर बैठिए, नीले रंग के वस्त्र पहनिए, इसको स्पेसिफिक बनाना है, और शाम के वक्त शनि का सरसों का तेल का दिया जला के जाप करिए। मंदिर में बैठ के करिए अगर आप ये सारी व्यवस्था नहीं कर सकते। देखिए आपको 21 दिन में शनिदेव कैसे, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, शनि स्टेबल यानी लाइफ स्टेबल हो जाती है। बिल्कुल। मैम अगर किसी को बार बार सपने में नाग देवता आ रहे हैं तो ये क्या किसी चीज का इंडिकेशन है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, नाग आना यानी कि टिपिकल, ये तो राहु का ही एक टिपिकल एक इंडिकेशन है, राहु और केतु का, कि आपकी पत्रिका आपसे डिमांड कर रही है कि या तो आप जाके दर्शन करिए भोलेनाथ के, मंदिर जाइए, शांत करिए उनको, हाथ जोड़िए उनके सामने, या आप राहु की कोई रेमेडी करिए जो भी आपको पता है। तो सपने इस तरह से जो नाग के आते हैं वो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। नाग आना यानी टिपिकली राहु का ही इंडिकेशन है। वो चाह रहा है कि आप उसकी तरफ ध्यान दें, वो अट्रैक्ट कर रहा है आप, और उसका प्रभाव आपको आपकी पत्रिका के अनुसार मिलेगा। यदि वो अच्छा है तो अच्छा ही देगा, और यदि बुरा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये टिपिकल इंडिकेशन है उस चीज़ का। तो नाग आना यानी कि आप समझ जाइए कि चाहिए, चलिए आज भोलेनाथ के पास जाने का समय आ गया है। और मैम अगर किसी को जैसे सपनों की बात कर रहे हैं हम, तो किसी को बहुत बुरे सपने आ रहे हैं बहुत काफी टाइम से, तो ये भी किसी चीज का कोई इंडिकेशन हो सकता है लाइफ में, और इसको सही करने के लिए अगर कोई रेमेडी बता सकें आप? एक बहुत अच्छी रेमेडी आज आपसे शेयर करूंगी, बुरे सपने आने पर क्या करना चाहिए। किसी ने आज तक बताई भी नहीं होगी, कहीं आपने सुनी भी नहीं होगी। हमारी जो दुर्गा सप्तशती है उसमें 12वां अध्याय है, आप बस वो करिए, वो पढ़ लीजिए। जब आपको बुरा सपना आए, आप उसको या तो यूट्यूब पे ढूंढकर आपके कानों में लगाकर संस्कृत में ही शांति से 5 से 10 मिनट लगेंगे। आप उसमें स्पष्ट दिया गया है कि दुख स्वप्न को शुभ स्वप्न में परिवर्तित करता है, यानी कि ना सिर्फ वो दुख दुख भरे सपने जो हैं उसका जो है बुरा होने वाला जो है उसको खत्म करेगा, बल्कि उसका परिवर्तन हो जाता है आपकी लाइफ में दूसरे अच्छी चीज का। मतलब दुख बुरे सपनों को शुभ सपने में परिवर्तित करने की कैपेसिटी रखता है। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय आप करके देखिएगा, ये बिल्कुल टेस्टेड है। मैं हमेशा अपनी लाइफ में करती आई हूँ। हर बुरे सपने का, हर चीज का तोड़ सिर्फ 12वां अध्याय है। आप करें और लाभ उठाइए, कोई कुछ रेमेडी करने की जरूरत नहीं। वेरी नाइस मैम। जैसे हमने सुना है कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु भी कनेक्टेड है आपस में, तो वास्तु क्या होता है और ये आपको आपकी लाइफ में कैसे हेल्प करता है? वास्तु तो वास्तु पुरुष के हिसाब से घर बनता है। वास्तु के 4 कोने हैं, बिल्कुल ईशान कोण, वायव्य कोण, और आपके हर तरह की जो चीज़ें, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, ये 4 कोने हमारे जीवन में हमारे घर को रिप्रेजेंट करते हैं। और वास्तु में एस्ट्रोलॉजी इतनी कनेक्टेड है कि यदि आपकी जो ग्रह में दशा अगर राहु की आ रही है, तो ये मेरा मतलब पर्सनल अनुभव है कि जो व्यक्ति का राहु खराब है और उसका घर भी बनने वाला है, तो वो ऐसा घर सिलेक्ट करेगा कि जिसके साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा, और फिर वो उस जगह जाएगा और फिर आपसे शिकायत करेगा कि जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुआ हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, घर में कलेश होने लग गया है, धन जो आता था वो रुक गया है। फिर हम फट फट से 1 मिनट में हमारी पत्रिका चेक करते हैं, उसमें हमको कई बार साफ दिख जाता है कि इनकी महादशा स्टार्ट हुई है। बस फिर वास्तु ऐसे कनेक्ट होता है पत्रिका से। पत्रिका ही डिसाइड करती है कि आप किस तरह के घर में जाएंगे, और ये इंटरकनेक्टेड है, और वास्तु ही डिसाइड डिसाइड करेगा कि पत्रिका में कौन सा भाव आने वाला है।
कौन सा ग्रह नक्षत्र आपको काम करेगा, आपका घर का कौन सा कोना अच्छा है, वो आपके ग्रह नक्षत्र कौन से अच्छे हैं वो बताते हैं। यदि आपका बुध आपका खराब है तो आपका ऑटोमेटिकली आपके घर का नॉर्थ खराब होगा। तो वास्तु टोटली इंटरकनेक्टेड है और एस्ट्रोलॉजी वास्तु से इंटरकनेक्टेड है। तो मैम घर बनाते वक्त लोग 3 कॉमन वास्तु मिस्टेक्स क्या करते हैं? सबसे पहली मिस्टेक तो ये करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अक्सर घर में लोग बाथरूम बना लेते हैं, जबकि वो मैम घर बनाते वक्त लोग 3 कॉमन वास्तु मिस्टेक्स क्या करते हैं? देखिए इस 3 कॉमन वास्तु मिस्टेक्स में सबसे नंबर 1 पे है नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बनाना। जब भी वॉश एरिया आपका वहाँ जाएगा वो है आपके देवता का सर, वास्तु पुरुष का वो सर है। यदि वो साफ सुथरा नहीं है, हल्का नहीं है, तो वहाँ पे आपको 101% वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। यदि आपके सर पे कोई गंदगी आने लग जाएगी तो आपको ऐसा अच्छा लगेगा। तो नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम बना लेते हैं लोग, वहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। फिर साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट का टॉयलेट भी बहुत तकलीफ देता है, ये भी साउथ वेस्ट बर्बाद कर लेते हैं। उसको बहुत हल्का कर देंगे, वहाँ पे वो सीढ़ी बना देंगे घर की नॉर्थ वेस्ट में। उसके साथ में लोग अपने बेडरूम जो है वो साउथ ईस्ट में करने के बजाय नॉर्थ वेस्ट में करने के बजाय साउथ वेस्ट ईस्ट में कर लेंगे, तो पति पत्नी का कभी संबंध अच्छा बनेगा ही नहीं और घर में कलेश रहेगा। तो जो बेडरूम बाथरूम ये 2 मेजर मिस्टेक्स करते हैं। और तीसरी मेजर मिस्टेक है कि मंदिर को कहीं भी ऐसी दीवार पे कर देते हैं जहाँ से आपका वॉशरूम कनेक्ट है, तो ये आपको जीवन में हमेशा तकलीफ देगा। आप अपने भगवान को हमेशा ऐसी स्वच्छ दीवार पर लगाएं, ऐसे स्वच्छ स्थान पर लगाएं। सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज करिए कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पर ही मंदिर हो घर में। कुछ भी करके आप उसके E1 से लेके E5 तक, E6 तक, N1 से लेके N6 तक, मतलब नॉर्थ ईस्ट का मैं बता रही हूँ, ये कॉर्नर तक आप अपना अगर मंदिर स्थापित करते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वास्तु की खत्म हो जाती है। मंदिर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी एनर्जी का पूरा सेंटर है कि वो आपको लाइफ में हर चीज़ देता है, और वही अगर गलत स्थान पे बना है तो हर चीज़ बर्बाद। और ब्रह्म स्थान, घर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो भी आपका डिस्टर्ब नहीं हो, वो खाली होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, और उसके ऊपर कोई भी भारू वस्तु कभी ना रखें। तो कई बार लोग उस पे पिलर बना लेते हैं, या फिर कई बार उस पे बीच में बड़ा सुंदर सा फूलदान रख देंगे कि हमारी जो इंटीरियर है वो, फिर देखिए वो इंटीरियर ही आपको फिर तकलीफ देने लगता है। इसलिए इन अच्छा। चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। टॉयलेट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी, और आपका बेडरूम। बाकी जैसे आपने बेडरूम का बोला तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में किसी कपल का बेडरूम है तो क्या ये चीज सही है या गलत है? देखिए मंदिर में मैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप किस तरह की है ये मायने रखता है, लेकिन कई बार हम लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि जब अगर यदि घर में कोई बहुत ही प्रॉब्लम है तो हम लोग खुद सजेस्ट करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर के पास सोएं। तो मंदिर की जगह पर आप बेडरूम मत बनाइए, बच्चों का भी चल नहीं, जाएगा ऐसा होता इतना। ना कि फ्लोर्स होते हैं हाँ वो कि चलेगा, जैसे टॉप फ्लोर पे जैसे या तो नीचे मंदिर है या ऊपर मंदिर है, वो बीच में उसमें कोई नॉर्थ इशू ईस्ट नहीं, में वहाँ अगर कोई इशू कोई नहीं। इशू नहीं। मेजर आपका अगर मंदिर घर में स्थापित नॉर्थ ईस्ट में है तो फिर आप कोशिश करके, ज़्यादातर तो हस्बैंड वाइफ के लिए हम सजेस्ट यही करते हैं कि आप साउथ वेस्ट में रहें, स्टेबिलिटी रहती है वहाँ पे ओके रिलेशनशिप की भी, सब ओके चीज़ों की। लेकिन अगर बाय चांस अगर आपके साथ में कोई लेआउट डिज़ाइन में कोई इशू है तो आप नॉर्थ ईस्ट में भी रहेंगे तो कोई इशू इतनी नहीं आएगी फिर। लेकिन ओके फ्लोर आपका मंदिर स्थापित वहाँ ही होना चाहिए, उसके ऊपर आप कुछ भी बनाइए, कोशिश करके बाथरूम ना रखें बस। जी। और किचन जैसे आपने बताया तो किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए घर में? किचन में सबसे मुख्य जो कारक चीज़ है वो है अग्नि, और जो है मंगल की कारक चीज़। मंगल साउथ के देवता हैं, तो साउथ में एक तो हमारी अग्नि का स्थान होना चाहिए, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो है किचन का। वहाँ किचन रहेगा क्योंकि वहाँ पे पानी भी आएगा, जल तत्व भी आएगा, तो ईस्ट से रिलेटेड नॉर्थ से रिलेटेड वो चीज़ कनेक्ट होनी चाहिए, और हमारा जो अग्नि का जो कारक है वो भी उधर ही आएगा। तो उसलिए वहाँ पे साउथ ईस्ट को सबसे ज़्यादा सुटेबल प्लेस मानी जाती है। साउथ ईस्ट से थोड़ा सा आप सरक के जा सकते हैं, साउथ वेस्ट जो है उसमें बिल्कुल ना जाएं। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आप थोड़ा सा इस तरफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी बढ़ेंगे तो भी किचन इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। पर किचन अगर आप बनाना चाह रहे हैं अपना घर तो बिल्कुल कोशिश करिए कि आप साउथ ईस्ट से स्टिक हो जाइए कि यहीं बनेगा, और उसमें भी साउथ कौन सा है वहीं पे आप अपना स्टोर रखें। ये कई बार होता है कि लोग सोचते हैं साउथ की तरफ मुंह करके खाना नहीं बना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी अग्नि कहाँ जल रही है वो मायने रखती है, वो हमेशा साउथ में होनी चाहिए, वो मंगल की जगह है।
मैम अक्सर ऐसा देखा गया कि घर में अगर बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है हॉस्पिटल की, डॉक्टर्स की, और हेल्थ इश्यूज बहुत हैं घर में इन लोगों को, तो ये आप वास्तु से कैसे रिलेट करेंगे कि घर में क्या चीज खराब हो सकती है कि इतने हेल्थ इश्यूज हैं? देखिए जैसे कि मैंने अभी आपसे बात करी कि नॉर्थ सॉरी साउथ वेस्ट का टॉयलेट ये बहुत रोल अदा करता है घर में। स्पेशली जो घर की लेडी है उसकी तबीयत बहुत खराब रहेगी अगर साउथ वेस्ट का टॉयलेट है तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, गृहिणी जो होती है। और घर में जो उसकी वजह ये है कि उसमें राहु बहुत एक्टिवेट हो जाता है, उसको बहुत बल मिलता है। और उसी जगह पे से अगर आपकी नेगेटिव एनर्जीज बहुत फॉर्म हो रही है तो वो घर में कलेश के साथ साथ लोगों की तबीयत खराब करेगी। फिर आपका बुध क्या कहाँ है, बुध भी बहुत मायने रखता है, नॉर्थ का डायरेक्शन, उसमें जो बुध की जगह है वो भी आपकी बहुत मायने रखती, डिपेंड करता है घर की लोगों की जो है हेल्थ उससे अफेक्ट होती है। फिर किस तरह की हेल्थ इश्यूज है ये डिसीजन भी वास्तु के कई तरह की डायरेक्शन से आता है। यदि पेट से संबंधित समस्याएं घर के लोगों को हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है। नॉर्थ ईस्ट को आप ठीक करिए क्योंकि वो गुरुओं की जगह है, गुरु का संबंध पेट संबंधित समस्याओं से रहता है तो गुरु ठीक करिए आपका। यदि आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ रही है घर में तो फिर आपका नॉर्थ डिस्टर्ब है। और यदि आपको कुछ लोअर एब्डोमेन से डिस्टर्बेंस आ रही है या कहीं आपको बच्चे संतान प्राप्ति की समस्या है तो आप सीधा सीधा संबंध शुक्र से है, वो भी आप साउथ में, आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हुआ है। तो जैसा कि ओवरऑल जनरल वे में देखा जाए तो साउथ वेस्ट का टॉयलेट सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। और फिर बीमारी किस तरह की ज़्यादा हो रही है उससे फिर हम उस डायरेक्शन को पकड़ के ठीक कर सकते हैं करेक्शन में। ये तो मैम वास्तु वाली बात हो गई। अगर किसी को लाइफ में जनरली बहुत हेल्थ इश्यूज हैं, मतलब अपनी हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई एक चीज़ ठीक होती है दूसरी चीज़ आ जाती है, तो इसकी कोई जनरल रेमेडी आप सजेस्ट कर सकते एक बहुत चमत्कारिक चीज़ आपके साथ में हेल्थ इश्यूज के ही लिए मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। एक मंत्र है, ओम हंसम हंसाय नमः, ये सरस्वती जी का मंत्र है। हैं? आप इसको चैंट करिए, जो आपके घर में जो व्यक्ति है यदि वो बीमार है तो उसको अपने मन ही मन में इसका जाप करिए। बहुत सिंपल सा छोटा सा मंत्र है, ओम हंसम हंसाय नमः। बस इतना करिए, 21 दिन के अंदर आपको इसके रिजल्ट दिख जाएंगे। बहुत छोटी सी रेमेडी लेकिन ऐसी जादू करती है। और अगर आपको एक्सटेंशन पे जाना है एक्सटेंडेड वे में आप, तो रोग निवारण सूक्त है, उसको सिर्फ कान में लगा के सुनते रहिए। सुबह सुनिए, शाम को सुनिए, फिर देखिए कहाँ जाता है रोग, आपको ढूंढना पड़ेगा उसको। क्या बात है। आपने जैसे मुझे चीज़ बताई थी कि किसी का नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम हो तो उसकी तो कोई रेमेडी भी नहीं है। ऐसे ही मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसी का साउथ ईस्ट में बोरिंग हो, हम्म किसी ने बोरिंग साउथ ईस्ट में करा लियो, इस नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, किसी ने साउथ ईस्ट में ऑप्शन नहीं हो करा लियो, तो क्या उसकी कोई रेमेडी है या उसकी भी कोई रेमेडी नहीं है? नहीं, रेमेडी है। फिर हम लोग उसको कराते हैं रेमेडीज में। सबसे पहले तो फिर एक देखिए, अगर पानी, पानी क्या है, चंद्रमा, उसकी जगह है नॉर्थ, ठीक है ना। चंद्रमा के साथ में कॉम्बिनेशन गुरु का बनेगा तो गड्ढा होना चाहिए घर पे। एक्चुअली जो पानी है वो हमारे गड्ढे में रहता है, वहाँ पे पानी की टंकी बनती है। और हम जब किचन सजेस्ट करते हैं साउथ ईस्ट का तो उसमें हम अग्नि तत्व और पानी दोनों एक ऑपोजिट एलिमेंट्स है ना, दोनों आप पानी और अग्नि को मिला ही नहीं सकते, तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग रखते हैं। बाय चांस अगर आपका कुछ इस तरह का कुछ वहाँ पे आ गया है तो हम फिर उस जगह पे सिंपल, सबसे सिंपल रेमेडी कि फिर आप एक घी का दिया लगाना शुरू करिए, तो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा आपका मंगल, जो कि आपके अग्नि का और साउथ को ठीक करने की चीज़ है। और शुक्र भी उससे आपका ठीक होएगा। और उसके साथ पानी का एलिमेंट है, चंद्रमा है, तो फिर उस केस में हम इन्फिनिटी मिरर करके एक चीज़ होती है वो हम माउंट कराते हैं। उससे एक इमेजिनरी क्रिएशन हो जाता है उस जगह पानी की टंकी का, एक गड्ढा वहाँ पे होता है। बेसिकली गड्ढा ही मायने रखता है कि आपका जो साउथ ईस्ट में पानी की टंकी नहीं बन सक रही है, बना ली है किसी ने, तो वो नुकसानदेह है। पानी की टंकी एक अलग चीज हो गई, बोरिंग अलग चीज हो गई। बोरिंग और हाँ। पानी मतलब गड्ढा, बोरिंग हाँ। मीन्स गड्ढा है, वो यस। एक डेप्थ है। यस। तो फिर हम उसको नॉर्थ ईस्ट में आपका एक मिरर लगवाएंगे, यदि आपकी टंकी वहां बन गई तो सिमिलर हम वहां पे क्रिएट करेंगे इमेजिनरी चीज। वो होता है, हम आपको एक मिरर आता है, इन्फिनिटी मिरर, वो एक वास्तु की ही चीज है, वो हम उसको माउंट कराते हैं उस डायरेक्शन में, तो वो उसको बैलेंस कर लेता है। तो अगर साउथ ईस्ट में अगर आपने पानी का कुछ बना भी लिया है तो वो वहाँ जो क्रिएट करा हुआ वो है इमेजिनरी को, वो उसको बैलेंस करता है। देयर आर मैनी रेमेडीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मुख्य रेमेडी और इजीली अवेलेबल है। आप साउथ वास्तु की किसी साइट पे जाके मंगवा सकते हैं और उसको थोड़ी ऊंचाई पे आप लगा दीजिए दीवार से, देखिए फिर आपके सारे वास्तु दोष खत्म हो गया।
मैम अगर आप व्यूअर्स को एक पावरफुल मैसेज देना चाहें बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या कोई रेमेडी, तो वो क्या होगा? देखिए, एक बहुत अच्छा मैं मंत्र आपके साथ में शेयर करूँगी। एक तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो हमारे शास्त्र हैं, आपको एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ घर में रेगुलर चलाना चाहिए। उसको आप यूट्यूब पे कहीं भी अच्छे टीवी पे लगा के सुबह शाम चलाइए। इससे घर की परिस्थितियाँ बहुत बदलती है। ये एक ऐसा उपाय है कि जो सारे उपायों के ऊपर भारी पड़ता है। विष्णु जी के 1008 नाम हैं, वो अगर घर में सुबह चलते हैं और एक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अगर आप सुबह शाम लगाते हैं, तो इन दोनों पाठों से आपके घर का वास्तु भी ठीक रहता है, आपकी जन्म पत्रिका के दोष भी ठीक रहते हैं। यदि आप पूजा पाठ में नहीं समय दे पा रहे हैं, तो घर के एनर्जीज़ को चेंज करिए, घर में अच्छी सुगंधित वातावरण रखिए, घर के अंदर अच्छी चीज़ों को माउंट करिए, अच्छे-अच्छे वास्तु से रिलेटेड या कुछ अपने एलिमेंट्स बढ़ाइए और कलर के चुनाव को भी ध्यान रखिए, तो आपका घर में होने वाले बहुत सारी प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे। और एक ज़रूर मैं कहूँगी, एक 7 जो घोड़े हैं, जो पीछे से सूर्य उग रहा है, उस तस्वीर को भी आप घर में लगाएँगे और चमत्कारिक उपाय देखेंगे अपने जीवन में। कौन सी वॉल पे लगाएंगे मैम? वो साउथ साउथ। के ऊपर लगाना चाहिए। आप देखेंगे साउथ वेस्ट में आप उसको लगाएँगे, आपके घर के सारी चीज़ें आपको रेफरेंशियल बिज़नेस मिलने लग जाएगा, आपके ऑरा चेंज हो जाएगी। और इसके साथ-साथ एक मंत्र है जो कि मतलब ऐसा काम करता है जीवन में, वो मैं बोल नहीं सकती हूँ, नवाण मंत्र बोलते हैं उसको महाकाली जी का। और आप सर्च कर लीजिएगा। यदि नवाण मंत्र का भी जाप सुबह शाम किसी घर में होता है पंडित के द्वारा, या अगर आप नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पे चलाते हैं, तो फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो महाकाली का मंत्र है और वो बीज मंत्र है जी। उसके अलावा जीवन में किसी चीज़ की आवश्यकता आपको कभी नहीं पड़ेगी। मैं ज़्यादातर मंत्र जाप पे बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। जी। बाकी उपाय तो बहुत सारे हैं, कभी भी पूछिएगा, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। जी, चलिए बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। हर हर महादेव। हर हर महादेव।